अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बायोलॉजी सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 15 को होम्योस्टेसिस को डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर, मेराइन इन्वायरमेंट में और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस किया था। अब स्टूडेंट्स, ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद हम ये जानते हैं कि होम्योस्टेसिस को एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया जा सकता है, एंड दैट इज एक्सक्रीशन। स्टूडेंट्स, ये लफ्ज जो है ये आपके लिए न्यू लफ्ज नहीं है। आप लोग बड़ी आसानी से समझते हैं कि एक्सक्रीशन क्या चीज है, यानी कि बॉडी के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं उनसे जो वेस्ट मटेरियल पैदा होते हैं, खास तौर पर जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हैं, जैसा कि हम जानते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड या कई और रेलिवेंट्स जो हैं वेस्ट मटेरियल को पैदा होते हैं, इनका बॉडी से रिमूवल जो है वो क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। लेकिन स्टूडेंट्स, एक बात ज़हन में रखनी है कि ज्यादा तौर पर एक्सक्रीशन जो है, हम जिसको मजमूई तौर पर एक्सक्रीशन ही कंसीडर करते हैं, दैट इज रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब इनका रिमूव होना क्यों जरूरी है? स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि हम जिन घरों के अंदर रहते हैं, अगर वहां पे हम सफाई सुथराई ना करें तो आखिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हम वहां पे रह नहीं सकेंगे। स्टूडेंट्स, कुदरत ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर पाए जाने वाले सिस्टम्स, उनके अंदर पाए जाने वाले सेल्स को भी ऐसा ही बनाया है कि वहां कई एक एक्टिविटीज हो रही होती हैं जिसके रिजल्ट के तौर पर वेस्ट मटेरियल पैदा होते हैं। जैसा कि हम घरों से झाड़ू लगाकर या दीगर जितने भी तरीके हैं वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं ताकि हमें रहने में आसानी हो, बिल्कुल इसी तरह से सेल्स के और पूरे ऑर्गेनिजम्स के वेस्ट मटेरियल रिमूव होना भी जरूरी है। अदरवाइज सेल्स की एक्टिविटीज जो हैं वो परफॉर्म ना हो पाएंगी। इवन कि एक टाइम आएगा, ड्यू टू द accumulation of waste material, cells will not survive. So dear students, ये आज का लेक्चर जो है ये एक्सक्रीशन के बारे में एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसकी डिटेल्स अगले लेक्चर्स के अंदर भी इंशाल्लाह हमने डिस्कस करनी है। सो अब हम देखते हैं कि वेस्ट मटेरियल आखिर कहां से पैदा होता है। उसके लिए किसी यूजफुल मटेरियल का इस्तेमाल होना जरूरी है। स्टूडेंट्स, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जिस मटेरियल पे डिपेंड करते हैं फॉर एनर्जी, दैट इज कॉल्ड फूड। फूड से वाकिफ है ना सारे लोग, यानी हमारे फूड के जो मेजर कंपोनेंट हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स। आप इन चीजों को बड़े आसान तरीके से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा काफी सारी चीजें और भी होती हैं हमारे फूड का हिस्सा, लेकिन हम मेजर कंपोनेंट्स के अंदर इन तीन कंपोनेंट का जिक्र करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स, सम न्यूक्लियोप्रोटीन्स एज वेल। इसके अलावा विटामिन्स, मिनरल्स ये तो मौजूद होते हैं, लेकिन मेजर कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूं। जब इनकी मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर स्टूडेंट्स होती है तो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स जो हैं इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं यहां से पैदा होता है वेस्ट मटेरियल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। स्टूडेंट्स, हमें यह पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम रेस्पिरेटरी प्रोसेस के अंदर एक्सहेल कर देते हैं
और बाकी बात बची पानी की। सो वो पानी जो पैदा होता है या तो बॉडी के अंदर ही यूज हो जाता है, और अगर सरप्लस हो तो ये बॉडी से यूरिनेशन के जरिए या दीगर प्रोसेसेस के जरिए रिमूव हो जाता है। नाउ व्हाट आर नाइट्रोजनस वेस्ट एंड फ्रॉम वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड? हमें पता है कि हमारे फूड का एक तीसरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन्स, और कई न्यूक्लियोप्रोटीन्स। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि जब हम कोई भी मटेरियल जो है एज ए फूड लेते हैं, जो प्लांट से जिसकी ओरिजिन हो या एनिमल से जिसकी ओरिजिन हो, उनके अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन्स मौजूद होती हैं। कहां पर? आपने पढ़ा है कि सेल्स, और सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वहां पर जेनेटिक मटेरियल है, वो जो आपने पढ़ा हुआ है प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स, जिसके साथ मिलती हैं डीएनए के साथ न्यूक्लियोहिस्टोन्स, और वहीं पे पाई जाने वाले प्रोटीन्स को हम न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, जब प्रोटीन्स या न्यूक्लियोफिल्ड प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म होता है तो इसके नतीजा के तौर पर as a result the nitrogenous based materials are produced. I have told you some examples like that of ammonia, urea and uric acid, so that we can say from the metabolic activities of proteins and nucleoproteins जो कैटाबॉलिज्म होगी उससे कई एक फॉर्म्स जो हैं, कई एक किस्में जो हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल की पैदा होंगी, और इनका बॉडी से रिमूव होना या रिमूव करना, इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। आई थिंक अब आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब स्टूडेंट्स, ये तो जो मैंने पिक्चर आपके सामने रखी है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स या जो डिस्कस किया, दिस इज एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म अमंग एनिमल्स, यानी एनिमल्स वो फूड कंज्यूम करते हैं, इस फूड की कैटाबॉलिज्म होती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा होता है, जबकि प्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो हैं इनसे नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल कई किस्म के पैदा होते हैं। क्या ये एक्सक्रीशन प्लांट्स में भी होती होगी? दिस इज अ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट each living organism produces waste material. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के रिजल्ट के तौर पर वेस्ट मटेरियल पैदा करता है। वो अलग बात है कि उनकी कई एक अलग अलग टाइप्स या किस्में हैं। Here we are concerned with plants. अब चूंकि हम प्लांट्स को देखना चाह रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी के तौर पर कोई एक्सक्रीशन होती है या नहीं होती, तो स्टूडेंट्स, प्लांट्स के अंदर हमें ये पता है कि प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होती है, और जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं, तो वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के तौर पर प्रोड्यूस होते हैं। स्टूडेंट्स, प्लांट्स का मामला ये है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा तो करते हैं जब रेस्पिरेशन होती है, सो सेम कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में भी यूज हो जाती है। और जहां तक पानी का रोल है, जैसा कि मैंने एनिमल्स में भी बताया, इधर इट इज यूज्ड इनसाइड द बॉडी और इट इज रिमूव्ड इफ इट इज प्रेजेंट इन एन एक्सेस अमाउंट। अब स्टूडेंट्स, एक और प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर जिसको आप लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हो। सो फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट के तौर पर क्या चीज पैदा होती है? ऑक्सीजन। अब स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन एक वो सरप्लस अमाउंट है जो दिन के टाइम पे इस एनवायरनमेंट में भेज दी जाती है बाय दी प्लांट्स, और अगर फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो, आपने चैप्टर नंबर 14 के अंदर पढ़ा हुआ है कि एक कंपनसेशन पॉइंट बन जाता है, वहां पे ऑक्सीजन यूज होने लग जाती है। बहरहाल मकसद या कंक्लूजन इस बात का ये है कि हम प्लांट के किस मटेरियल को वेस्ट मटेरियल कहें,
क्या कार्बन डाइऑक्साइड, क्या वाटर, या क्या फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट के तौर पर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो। फिलहाल ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो हमने डिस्कस की उसमें हम इन तीनों को वेस्ट मटेरियल कह भी सकते हैं, लेकिन एनिमल्स के अंदर जितनी वाज़ेह एग्जांपल्स थी उसके मुकाबले में हम नहीं भी कह सकते। तो क्या प्लांट के अंदर कोई और वेस्ट मटेरियल नहीं पैदा होते हैं? स्टूडेंट्स, कंसीडर दिस एग्जांपल। हमें पता है कि प्लांट्स की रूट्स मौजूद होती हैं, फिर उनके सपोर्टिंग पार्ट जिसको स्टेम के नाम से जानते हैं वो मौजूद हैं, फिर उनकी ब्रांचेस हैं और ब्रांचेस के बाद लीव्स मौजूद हैं। तो कैसे प्लांट्स इन मटेरियल्स के अलावा यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन, जिनको हम शार्पली या खुला वेस्ट मटेरियल नहीं कह रहे क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल के तौर पर पैदा होते हैं, पर कहीं ना कहीं उनकी फिर से यूटिलाइजेशन है। इनके अलावा के लिए अब मैं आपको बात कर रहा हूं कि प्लांट्स अक्सर यूं करते हैं कि वो अपने रूट्स के जरिए ग्राउंड के अंदर, जमीन के अंदर काफी सारे मटेरियल एक्सक्रीट करते रहते हैं। सो रूट्स भी एक सोर्स हुआ वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का। या फिर स्टूडेंट्स वो यूं करते हैं कि जो उनकी ट्रंक है, उनकी ट्रंक के अंदर यानी स्टेम के अंदर जो जाइलम है, उन जाइलम के अंदर वो स्टोर करना शुरू कर देते हैं वेस्ट मटेरियल which are not utilized directly by the plants are stored। वो स्टोर वहीं पे हो जाते हैं और प्लांट्स की जो आप लोगों ने हार्डवुड सुना हुआ होगा, दरमियान में जो एक डार्क किस्म का पैच लकड़ी के अंदर बनता है, एक्चुअली वो इसलिए बन जाता है कि वहां पर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे आपके लिटरेचर के अंदर इन्होंने एग्जाम्पल जिस प्लांट की दी है वो है एबोनी, जिसको आप लोग आबनूस के नाम से जानते हैं। यानी आबनूस के प्लांट को दरमियान से काट के देखें तो उसका दरमियान वाला पार्ट काफी ब्लैक और डार्क नजर आता है। क्या मतलब है इसका? कि ये वो पार्ट है जिसमें वेस्ट मटेरियल अकमुलेट कर जाते हैं। यानी एक तरीका था रूट्स के जरिए खारिज कर देना, एक तरीका है कि वेस्ट मटेरियल जो है वो जाइलम्स में स्टोर कर देना, एक तरीका है कि प्लांट्स अपनी ब्रांचेस के जरिए वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छा रोल परफॉर्म करते हैं लीव्स, जिसको आप लोग पत्तों के नाम से जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, लीव्स जो है प्लांट्स के वो एक्सक्रीशन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। उनके अंदर सारा साल वो केमिकल्स, वो मटेरियल्स जो प्लांट के लिए हैजर्डस हैं, जो प्लांट्स के लिए नॉन यूजेबल फॉर्म के अंदर हैं, वो स्टोर होते रहते हैं, जिनकी वजह से वो जो लीव्स हैं वो येलो हो जाते हैं। सो दे टर्न येलो। सो स्टूडेंट्स, वो येलो हुए इसलिए कि उनके अंदर काफी सारा वेस्ट मटेरियल पैदा हुआ। और अब आप लोग जानते हैं कि ऑटम सीजन के अंदर लीव्स को गिरा दिया जाता है। एक बात का यहां पे अजाला करना जरूरी है, आपने प्लांट्स को अगर स्ट्रेस की कंडीशन में पड़ा है तो आप जानते होंगे कि प्लांट्स के लीव्स के येलो होने के पीछे एक रीजन क्लोरोसिस भी है। यहां येलो होने के पीछे क्लोरोसिस नहीं है, क्योंकि हम लोग एक्सक्रीशन डिस्कस कर रहे हैं। वो क्लोरोसिस का होना एक अलग टर्म है, एक अलग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। लेकिन एक्सक्रीशन का जहां तक स्टूडेंट्स ताल्लुक है तो इन मटेरियल की अकमुलेशन से प्लांट्स के लीव्स येलो हो जाते हैं और उनको एज ऑटम लीव्स के तौर पर गिरा दिया जाता है। सो प्लांट्स यूज देयर लीव्स एज ऑर्गन्स फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। इसलिए स्टूडेंट्स, प्लांट्स के लीव्स के लिए एक टर्म है, बहुत जबरदस्त और मशहूर जमाना टर्म है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीटोफोर्स।
कैसे सुनिए कि प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीटोफोर्स क्या है, यानी लीव्स जो हैं वो प्लांट के लिए वेस्ट मटेरियल को पहले अकोमोलेट करके फिर गिरकर उनको रिमूव करने का बायस बनते हैं। सो लीव्स आर वर्किंग लाइक एक्सक्रीटोफोर्स, वो वाले स्ट्रक्चर्स, वो वाली साख्तें, वो वाले ऑर्गन्स जो प्लांट के वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं, दे आर टर्म्ड एज एक्सक्रीटोफोर्स। सो स्टूडेंट्स, यानी प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन का जहां तक ताल्लुक है उसमें हमने इन शॉर्ट वर्ड का देखा कि आम जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये मेटाबॉलिकली प्रोड्यूस होते हैं और ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस की बाई प्रोडक्ट के तौर पर पैदा होती है। इनका रिमूवल, प्रॉपर एक्सक्रीशन हम नहीं डिस्कस करते। दूसरा वो मटेरियल जो इनके अलावा है उसके लिए हमने अभी बात की कि रूट्स का रोल है, या वो प्लांट्स की स्टेम के अंदर जाइलम्स में स्टोर हो जाते हैं, या प्लांट्स की ब्रांचेस उनको खारिज कर देते हैं। और खास तौर पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा लीव्स का, बिकॉज दे आर वर्किंग एज excretophores, they are working for the removal of waste material from the plants. स्टूडेंट्स, यहां तक हमने एनिमल्स के अंदर महज कंसेप्ट डिस्कस किया, डिटेल्स डिस्कस नहीं की। एक्सक्रीशन की, एक्सक्रीशन की हमने डेफिनेशन की, द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल लाइक नाइट्रोजनस वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और साथ ही हमने प्लांट्स के अंदर यही एक्सक्रीशन किस तरह से होती है हमने यहां तक डिस्कस किया। उम्मीद है आपको इन बातों की समझ आई होगी। इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम मजीद इसको बड़ी ही डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इस काविश और इस एफर्ट का फायदा तभी है कि जब आप गौर व गौस के साथ ये लेक्चर सुने और फिर आप अपने लिटरेचर, आप अपनी बुक्स को भी कंसर्न करें ताकि उनसे आप मजीद अपने कंसेप्ट्स जो है वो बिल्डअप करें। इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को इजाजत दें। खुश रहें, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला आपको आपकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।